हाँ, डाइजेशन बढ़ाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी निकाल लो। चलो हाँ, हाँ, जीप से क्या आ रही है? ठीक। हाँ, हाँ, किसमें पता है? हाँ, बस कल आज शाम को पहुंच जाएगा। ठीक, आज शाम को सबको मिल जाएगा। शिवम सर, इसमें डाइजेशन वाला वो नहीं पढ़ा है? हाँ, डालेंगे डालेंगे लैपटॉप से डालेंगे नेट पीडी। हाँ, खोलिए तब दें, खोल दीजिए तब दे देते हैं। चलो देखो, निकालो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर 16 निकालो भैया। हाँ, पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है। चलो देखो, चलो देखो भाई, चैप्टर का नेम है तुम्हारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना। तो बात ये आती है सर की, पहली बात तो ये कि डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन तो बात की बात है। पहले बात करते हैं क्या डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन हम करते किस लिए हैं, है ना। डाइजेशन हमें क्यों करने की ज़रूरत क्या है। तो हम सारे लोग जो हैं बने हुए किसके हैं सर, सेल के बने हैं। ठीक है, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे किसके बने हुए हैं सर, सेल के बने हुए हैं। किसके बने हैं, सेल के। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, कोशिका है ना। और आपको एक बात पता है मालिक कि तुम्हारा जो सेल है,
तुम्हारा जो सेल होता है, हमारा जो सेल है बेटा, सेल में होता है प्रोटोप्लाज्म, और इस प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कराने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। मेटाबॉलिज्म कराने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एटीपी। एनर्जी का मतलब क्या है? एटीपी। और ये एटीपी कहाँ से आती है? एटीपी आती है बेटा आपके फूड से। कहाँ से आती है? फूड से। ठीक है ना? एटीपी कहाँ से आती है? फूड से आती है। ठीक। और फूड में हम क्या लेते हैं सर? फूड का हम क्या करते हैं सर? फूड हम लेते हैं बेटा प्लांट से। कैसे लेते हैं? प्लांट से। या तो डायरेक्टली लेंगे या तो इनडायरेक्टली। इस दुनिया का हर एक सेल फूड किससे लेता है? प्लांट से। डायरेक्टली लेगा या इनडायरेक्टली लेगा, अल्टीमेटली फूड किससे मिलना है? प्लांट से मिलना है। ठीक है? अल्टीमेटली फूड किससे मिलना है बेटा? प्लांट से मिलना है। और इस फूड को हम क्या करते हैं? इस फूड को हम पहले क्या करेंगे? हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे। ठीक है? बॉडी के अंदर क्या ले जाएंगे सर? फूड ले जाएंगे। ठीक। और इस फूड को, अब फूड में तुमने क्या खाया? फूड में तुमने खाया न्यूक्लिक एसिड। क्या खाया? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। ठीक। ये हो गए आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपने सेल खाई भाई, आप फूड जो ले रहे हो, फूड में आप या तो प्लांट सेल खा रहे हो। क्या खा रहे हो? प्लांट सेल। और या फिर क्या खा रहे हो? या तो खा रहे हो आप एनिमल सेल। बोलो हाँ या ना? दोनों में से एक चीज ले रहे हो, या तो प्लांट सेल ले रहे हो या एनिमल सेल ले रहे हो। अब प्लांट सेल ले लो आप, और चाहे ले लो आप क्या? एनिमल सेल। ठीक। दोनों में ही आपकी क्या है? दोनों ही किसकी बनी है सर? सेल की। और सेल में आपने पढ़ा है कि जब लिविंग टिश्यू में बायोमॉलिक्यूल में, जब लिविंग टिश्यू की हम ग्राइंडिंग कर रहे थे, उसके बाद हमको मिला था बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, और क्या मिला था? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। एक बायो मैक्रो मिला था और एक बायो माइक्रो मिला था। बोलो हाँ या ना? एक बायो मैक्रो, एक बायो मैक्रोमॉलिक्यूल में क्या था आपका? एक था हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक था तुम्हारा क्या? एक था तुम्हारा पॉलीसैकेराइड, एक था तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड। क्या था? पॉलीपेप्टाइड। एक आपने पढ़ा था लिपिड। याद है कि नहीं याद है? ये सारे के सारे क्या हैं? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा 10,000 तक था। बोलो हाँ या ना? अब हमें अपनी बॉडी की हर एक सेल को ये फूड पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है? हमें यूज करना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा क्या है सर? ब्लड। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ब्लड है। बोलो हाँ या ना? क्लियर ना? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो एकदम से आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीसैकेराइड है ना, इतने बिग मॉलिक्यूल हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। और आपको हम बताएंगे जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, तो रेस्पिरेशन में हम आपको ये बताएंगे सर, ध्यान से सुनेगा, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि बेटा हम क्या यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए? ग्लूकोज। क्या यूज करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं? पार्विक एसिड में। और पार्विक एसिड को कहाँ भेजते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ भेजते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहां हम लोग चलाते हैं लिंक रिएक्शन, और क्या चलाते हैं यहां पर? क्रेब्स साइकिल, और क्या चलाते हैं यहां पर? ईटीएस, है ना भाई? तो यहां पर इस प्रोसेस से हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड का। तो ग्लूकोज बताओ बायो माइक्रोमोलिक्यूल है कि मैक्रोमोलिक्यूल है? हाँ, ग्लूकोज कैसा है? माइक्रोमोलिक्यूल है। और तुमने खाने में क्या खाया? पॉलीसैकेराइड। तुमने खाने में क्या खाया? तुम्हारी कोशिका इस प्रोसेस से जिससे एटीपी बना रही है, इस प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? वो है तुम्हारा यहां पर माइक्रोमोलिक्यूल। क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। और तुमने जो अपनी बॉडी में दिया है वो क्या है? मैक्रो। वो क्या है? मैक्रो। तो पहले उस चीज को हमारे सेल के लायक बनाना पड़ेगा ना? नहीं बनाना पड़ेगा। जो आपने खाना खाया है उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी सेल तक पहुंचाने के लिए उसके लायक बनाना है। तो उसके लिए पहले क्या करना है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। नहीं है वैसे में। बायो मैक्रोमोलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट करना है? बायो माइक्रो में। और फिर ये कहां जाएगा? फिर हम अपनी बॉडी में क्या करेंगे? जैसे आपने फूड खाया, आपने अपने माउथ में क्या डाला? फूड डाला। आपने फूड डाला अपनी बॉडी में, है ना, मुंह के अंदर फूड रखा। इसमें क्या है? इसमें है तुम्हारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल।
इन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को आपकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या किया जाएगा, मैक्रो से कन्वर्ट किया जाएगा माइक्रो में, ठीक है ना। मैक्रो से किस में कन्वर्ट किया जाएगा, माइक्रो में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये कन्वर्जन कहां हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में। किस में कन्वर्जन हो रहा है, मैक्रो का माइक्रो मॉलिक्यूल में। किस में, माइक्रो मॉलिक्यूल में। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का माइक्रो मॉलिक्यूल में ये जो कन्वर्जन है, इसे हम लोग कहते हैं पाचन, इसे कहते हैं हम लोग डाइजेशन। मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्जन। क्यों ये कन्वर्जन हो रहा है, ताकि इस माइक्रो मॉलिक्यूल को हम कहां ले जाएं, ब्लड में। कहां ले जाएं, ब्लड में। और ब्लड से ये कहां जाएगा बेटा, हमारी हर एक सेल में, हर एक सेल में। और फिर जब सेल में ये पहुंचेगा तो वहां पर इससे क्या बनाई जाएगी बेटा, एनर्जी, यानी कि एटीपी। कैसे, इस फूड को, इस बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का क्या किया जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस की को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नहीं आई बात समझ में। तो हम सब खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो अपना एनर्जी बना सकें। और एनर्जी बनेगा तभी क्या होगा सर आपका, तभी आपका मेटाबॉलिज्म चलेगा। बोलो हाँ या ना। ये एक मेन पर्पस है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस फूड के थ्रू केवल रेस्पिरेशन ही होता है। इस फूड के थ्रू केवल ये प्रोसेस हो गई कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस, कैटाबॉलिक। सर इसके थ्रू एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। वो सारी रिक्वायरमेंट भी कहां से पूरी होती हैं, इसी फूड से पूरी होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं। और हम वो सारी चीजें किससे पूरी कर रहे हैं, हम दूसरे प्लांट को मार रहे हैं, उसको खा रहे हैं, दूसरे एनिमल को मार रहे हैं, उसे खा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके थ्रू अपनी पूरी क्या कर रहे हैं, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो जो डाइजेशन है वो किस लिए जरूरी है, डाइजेशन किस लिए जरूरी है, ताकि हम अपनी लिविंग स्टेट को बनाए रखें। क्या बनाए रखें, लिविंग स्टेट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अपनी बॉडी के हर एक कंटेंट को क्या करें, उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होने ना दें, या हम कह सकते हैं उसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी में हर एक मॉलिक्यूल की, हर एक बायोमॉलिक्यूल की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। और उस फूड को क्या करते हैं, हम फूड को हम पहले, जो हम फूड ले रहे हैं वो बिग मॉलिक्यूल है, उनको पहले हम स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उन बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही कहलाता है डाइजेशन। या कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्जन, ये क्या कहलाता है, डाइजेशन। या कह सकते हैं इनसॉल्युबल कंपोनेंट का सॉल्युबल कंपोनेंट में कन्वर्जन कहलाता है डाइजेशन। और इस डाइजेशन की प्रोसेस से जो हमें कंपाउंड्स मिल रहे हैं, उनको हम रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं, उन्हें हम सेल डिवीजन में यूज कर रहे हैं, उनको हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं। और इस डाइजेशन की प्रोसेस से हमें जो कंपोनेंट्स मिलते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ कंपोनेंट हमारे शरीर को कम मात्रा में, ठीक है भैया। हम जो डाइजेशन, अच्छा ये डाइजेशन जो होता है, ये जो डाइजेशन होता है इस दुनिया का हर एक लिविंग सेल करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब डाइजेशन कितने प्रकार का होता है, ये हमने एनिमल किंगडम में बताया। हमने आपको बताया डाइजेशन अगर सेल के अंदर हो रहा है, इंट्रासेलुलर, और सेल के बाहर हो रहा है, हमारा डाइजेशन हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, तो ये कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। बेवकूफों, नालायकों, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तुमने मुंह से फूड डाला अपने माउथ में, क्या डाला, फूड, बक्कल कैविटी में गया। ये बक्कल कैविटी किसकी बनी है, सेल की, सेल की बनी है। ये बक्कल कैविटी है, ईंट सेल की बनी है। ये स्पेस कैसा, इस स्पेस में क्या सेल है, नहीं। उसके बाद फूड तुम्हारा कहां गया, फेरिंग्स में, फिर कहां गया, ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से कहां गया, स्टमक में, स्टमक से कहां गया, इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल गया। कहां, सेल के अंदर फूड गया। हां इतना पक्का है, इतना पक्का है कि ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है, और ये इसका फूड है, ये इसका क्या है, फूड है। तो ये क्या करते हैं,
अमीबा क्या करते हैं, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन करते हैं और क्या बनाते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या बनाते हैं, स्यूडोपोडिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये स्यूडोपोडिया आकर के फाइनली क्या करते हैं, यहां पर आकर आपस में जुड़ जाते हैं और इस फूड को ये अपने अंदर ले जाते हैं, तो इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। अमीबा जैसे एनिमल्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स में फूड सेल के अंदर जाता है और वहां डाइजेशन होता है। मैंने जब पोरीफेरा बताया तो मैंने बताया डाइजेशन पोरीफेरा में सेल के अंदर भी होता है, सेल के नहीं गधों, केवल इंट्रासेलर। पुरानी चीजें खा जाते हो, ठीक है ना, पुरानी चीजें आप खा जाते हो, कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। हाँ अल्तमस, हेलो हेलो अल्तमस, सानू, रिया, वैष्णवी, चौरसिया, गोल्डी, सबको गुड आफ्टरनून। ध्यान से सुनो भैया, हमने जब पोरीफेरा बताया तो वहां पर बताया कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है भाई, और सीलेंट्रेटा में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों है, क्योंकि वहां पर बनने लगी थी आपकी एक डाइजेस्टिव कैविटी। पूरी सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा में भी कैसा था, डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों था। आई बात समझ में? तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन ही डाइजेशन है। और ये डाइजेशन अगर सेल के अंदर हो रहा है तो इंट्रासेलुलर, और सेल के बाहर हो रहा है तो नहीं। आई बात समझे? हमारी बॉडी में कहां हो रहा है, कैनाल में। वो कैनाल सेल के बनी है, वो कैनाल सेल की बनी है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो वो सेल के अंदर तो ना हो रहा है, सेल के द्वारा बने हुए ट्यूब में हो रहा है, तो वो तो आउटसाइड द सेल हुआ ना, नहीं इमेजिन हुआ। ये आपकी जो कैनाल है ये सेल की बनी है, ये तो स्पेस किसका है, ये तो स्पेस है यहां पर, यहां डाइजेशन हो रहा है। तो हमारा डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं है? डाइजेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार, एक्स्ट्रा सेलुलर और पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर, सीलेंट्रेटा में इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों था। याद आया कि नहीं याद आया? नहीं याद आया? पक्का ना, डन है ना? अरे हाँ ना बोल भाई ठीक है, अभी मेरी बात सुनो, ये हो गया डाइजेशन। और डाइजेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, वो किस में हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल कितने टाइप की, दो टाइप की। पुरानी चीजें याद करके आया करो भाई, उन्हें मेमोराइज किया करो। एलिमेंट्री कैनाल दो तरीके की, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे पास है, मुंह से खाया, एनस से निकाला, इसमें दो छेद हैं। प्लैटिहेल्मिन्थेस में जिस मुंह से खाता है उसी से निकालता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है आपका कंप्लीट और एक होता है आपका इनकम्प्लीट। कितने टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितने टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, दो टाइप का होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप का, दो टाइप का, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक आपका कैसा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी ओपनिंग्स होती हैं, बोलो भैया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी ओपनिंग्स हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैव द टू ओपनिंग्स एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैव द सिंगल ओपनिंग। और ये बात मैंने एनिमल किंगडम में यहां पर पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो देख लो भैया, है कि नहीं? तुमने पैसा दिया है पढ़ाने के लिए, तो हम बार बार बताएंगे, है कि नहीं? क्या जरूरत है ना याद रखने की। ये देखो लिखा है यहाँ पर, आपका जब एनिमल किंगडम पढ़ाया तो मैंने यहां पर बताया था कि अगर सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, तो बेटा सिंगल ओपनिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कितनी ओपनिंग रखता है, टू ओपनिंग्स। ठीक है भाई? तो डाइजेशन कितने प्रकार का और डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार का, नहीं आया। अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो, और सेल के बाहर हो रहा है तो, एक्स्ट्रा सेलुलर कहां होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कहां होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमेन में होता है। जिसकी कैविटी में होता है उसे क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव कैविटी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार का, दो, कंप्लीट और, अगर उस कैविटी में एक ओपनिंग है तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। उसी को ब्लाइंड सैक बोला था, क्या बोला था, ब्लाइंड सैक। और जिसमें दो ओपनिंग है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।
बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना बोल भाई। तो डाइजेशन हो गया, डाइजेशन क्या हो गया? डाइजेशन हो गया कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन, या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्जन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं डाइजेशन। तो देखो बेटा यहां पर लिखा है डाइजेशन क्या है? डाइजेशन होता है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्या कह रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ, कह रहा है यहां पर ब्रेक डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू द सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। किसका ब्रेक डाउन? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन द फूड cannot be utilized by our body in their original form, and they have broke down into the converted into the simple substance in the digestive system. And this process of ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है, ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है, ध्यान से सुनेगा, ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है, ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है किसकी? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में, या इनसॉल्युबल फूड का सॉल्युबल फॉर्म में, या कह सकते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्लियर है सर? एंड कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कह रहा है कैरीड आउट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म कैसी है? ये मैकेनिज्म मैकेनिकल होती है और बायोकेमिकल मेथड। डाइजेशन कितने तरीके से होता है? दो तरीके से, एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है और एक बायोकेमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है सर? आपने फूड को अपनी बॉडी में डाला और उसे क्या किया? चबाया, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है। और उसके बाद उसमें क्या मिलाया? सनी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ ना, हाँ। और उसके बाद उसमें क्या हुआ? उसके बाद उसमें तुमने क्या मिलाया? सलाइवा मिलाया, पैनक्रियाटिक जूस बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भैया? तो डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेथड से होता है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। नहीं खड़े रहिए, तो हमें आ रही है, हमें आ रही होगी। तुमने कैसे, हमने तुम्हें खड़ा किया, तुम्हें कैसे पता? नींदी के लिए खड़ा होगा, इसका मतलब आ रही है। तुम सो रहे हो, हमें पता है। तुम्हारे लगने से क्या होता है? हमें लग रहा है कि तुम्हें आ रही है, तो हमने खड़ा कर दिया। खड़े रहो, ठीक है, चलो मेरी गलती है, लेकिन फिर भी खड़े रहो, कोई बात नहीं। चलो डाइजेशन जो है हमारा, तो पहला वर्ड क्या हो गया? डाइजेशन। पहला वर्ड क्या हो गया? डाइजेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अब डाइजेशन, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। डाइजेशन की बात करें, अगर डाइजेशन की अगर बात करें, तो डाइजेशन हमारा जो, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, ये जो डाइजेशन है भैया, ये जो डाइजेशन है, हाँ ध्यान से सुनो, यहां पर क्या कह रहा है? जो डाइजेशन है, ध्यान से सुनेगा, डाइजेशन कितने प्रकार का हुआ? दो टाइप का, इंट्रासेलुलर और डाइजेशन, अगर, हाँ डाइजेशन कितने टाइप का? पगलू हो गया, सुनना ही नहीं है। डाइजेशन दो तरीके का, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक, आपका बॉडी के सेल्स के अंदर हो रहा है तो इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर हो रहा है तो, एक बात खत्म। अब ये डाइजेशन जब एक्स्ट्रा सेलुलर होता है तो जिस कैविटी में होता है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन हो रहा है वो डाइजेशन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में उस डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो दो तरीके की है, एक है मैकेनिकल और एक है केमिकल। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर? तो डाइजेशन करने से हुआ क्या? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, या कह सकते हैं हमारा आपका जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सर? डन है सर? अभी सुनना मेरी बात। अब ये डाइजेशन जब हो गया तो डाइजेशन कहां हुआ है? ट्यूब में। उसे जाना कहां है? सेल में। तो अब ट्यूब से जैसे आपका खाना बना कहां? आपके खेत में। अरे गेहूं कहां पैदा हुआ? खेत में। पकेगा तब ना जब तुम्हारे घर तक पहुंचेगा। बोलो हाँ या ना? तो घर तक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रेन, बस यूज करोगे कि नहीं करोगे? तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट के साधन। बोलो हाँ या ना? बैठो। ट्रांसपोर्ट का साधन क्या है? ट्रांसपोर्ट का साधन हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का साधन क्या है? ब्लड।
तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पहले अपने गेहूं को ट्रक पे, ट्रैक्टर की ट्राली पे लादना पड़ेगा ना, कि अपने आप ट्रक अपने आप उड़ के आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें फूड को ट्रैक्टर ट्राली पे, ट्रक की ट्राली पे हमें लादना पड़ेगा, लोडिंग करनी पड़ेगी। तो डाइजेस्टेड फूड को एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में लोड करना, ताकि भाई जाकर के बॉडी की सारी सेल्स को बांटा हो। ब्लड का काम है एलिमेंट्री कैनाल से फूड को कलेक्ट करना और पूरी बॉडी की सेल्स को बांटाना। लेकिन वहां पर अब लोडिंग हो रही है, और आपको पता है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे हम आपको, तो आपकी जब फूड बनती है तो क्या होती है, लोडिंग होती है और अनलोडिंग। तो लोडिंग के लिए क्या लगता है, पैसा। क्यों लगेगा पैसा, क्योंकि भैया जब खेत से अनाज को ट्रक पे चढ़वाओगे तो तुम चढ़ाओगे कि मजदूर चढ़ाएगा, अकेले पूरा कैसे चढ़ा लोगे, एक दो बोरी तो होगा नहीं, तो मजदूर क्या लेगा, पैसा। हाँ कुछ लोग, अब तुमने जो खुद ब खुद चढ़ा दी उसका पैसा नहीं लगेगा, तो कुछ बिना पैसे का हो जाता है और कुछ होता है पैसे से। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन आपका जो होगा वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, डिफ्यूजन से भी होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू भी होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, फूड का एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में पहुंचना, यानी लोडिंग करना, फूड को लोड करना किसके ऊपर, अपने ट्रक के ऊपर, अपनी ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर, ताकि उस फूड को क्या किया जा सके, पूरे बॉडी की सेल्स तक पहुंचाया जा सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अरे हाँ ना बोल भाई, क्लियर है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनेगा बेटा जी। यहां पर यह कह रहा है सर कि पहला टर्म है डाइजेशन। पहला टर्म क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड सेल में जाएगा, उसके साथ क्या होगा वो अलग बात है, ठीक। वो उसका रेस्पिरेशन करे, उससे विटामिन उसका क्या यूज कर रहा है, सेल डिवीजन करे, कुछ भी करे, वो अलग बात है। एनाबोलिज्म में यूज करे या मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में यूज करे, बेसिकली वो फूड किस में यूज होना है, मेटाबॉलिज्म में। लेकिन मेटाबॉलिज्म तब ना होगा जब अपनी सेल को तुम फूड पहुंचाओगे, यानी सबस्ट्रेट पहुंचाओगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये डाइजेशन कैसे होता है, और हमें ये पढ़ना है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है। हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कौन करा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की हमको पढ़नी है एनाटॉमी, और एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन हो रहा है वो मैकेनिकल भी हो रहा है और बायोकेमिकल भी हो रहा है, यानी हम उसको कूट भी रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, और मिक्सिंग भी कर रहे हैं। कहां, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, क्रमानुकुंचन की गति होती है, ये मैकेनिकल है। दांतों से ग्राइंडिंग कर रहे हैं, क्या स्टमक में चर्निंग मूवमेंट कर रहे हैं, ये क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन है ना। और उसमें जो हम केमिकल मिला रहे हैं, प्रोटीएज मिला रहे हैं, एमाइलेजेस मिला रहे हैं, उसमें हम न्यूक्लियसेस मिला रहे हैं, ये सब क्या है, केमिकल डाइजेशन, बायोकेमिकल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और ये डाइजेशन करने के बाद हमको क्या चाहिए, हमारी बॉडी को क्या क्या मिलता है, हमारी बॉडी को मेजर क्या चाहिए, तुम्हें खाने में क्या खाना चाहिए। एनसीईआरटी कह रही है तुम्हारी बॉडी की नीड क्या है, तुम्हारी बॉडी को मोमोज चाहिए कि पिज्जा चाहिए कि बर्गर चाहिए, क्या चाहिए खाने में, ज्यादा क्या चाहिए बॉडी को। बॉडी को नमक ज्यादा चाहिए कि बॉडी को ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, बॉडी को फैट ज्यादा चाहिए कि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, बॉडी को पॉलीपेप्टाइड ज्यादा चाहिए, पॉलीसेकेराइड ज्यादा चाहिए कि लिपिड ज्यादा चाहिए, कि विटामिन ज्यादा चाहिए, कि मिनरल ज्यादा चाहिए, है ना। कौन सी चीज ज्यादा चाहिए और कौन सी चीज कम चाहिए, ये नीड क्या है तुम्हारी बॉडी की, है ना। तो एनसीईआरटी कह रही है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा अमाउंट में जो चीज चाहिए वो है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मेजर कंपोनेंट जो तुम्हें फूड से चाहिए, तुम्हें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें क्या ज्यादा हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट खूब हो, जिसमें प्रोटीन खूब हो और फैट ज्यादा हो, है ना सर। क्योंकि ये वो कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एक्सेस अमाउंट में। क्या सर इसके अलावा और चीजें नहीं चाहिए, चाहिए। वो चीजें इनकी अपेक्षाकृत कम चाहिए, और वो जो चीजें हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, वो चीजें जो हमें हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, वो हमारी जो चीजें हैं उनका नाम है विटामिन्स, उनका नाम है बेटा मिनरल्स, जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो फूड जो हम खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को जो मेजर अमाउंट में चाहिए वो क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तुमको आगे मेजर कहां लिखा है? ये देखो मेजर लिखा है। मेजर अमाउंट में जो चीज हमारी बॉडी को चाहिए वो क्या है सर? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मेजर अमाउंट में क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और सर स्मॉल अमाउंट में चाहिए, या कह सकते हैं जो चीज हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए वो क्या है बेटा? वो है हमारा विटामिन्स, वो है हमारा मिनरल्स। विटामिन्स और सर कार्बोहाइड्रेट बताएगा भैया, बताओ सनी भैया बताओ, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? हाँ प्रीति, पॉलीसैकेराइड। हाँ तो ऐसे क्या कर रहे हो, बोलो ना। हाँ तुमने क्या कहा? क्या है डेफिनेशन इसकी? सोचो बताओ, सोचो बताओ, सोचो इसकी डेफिनेशन क्या है? सोचो ना क्या है, बताओ। यही तो डेफिनेशन है इसकी। मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड बनेंगे। पॉलीसैकेराइड को एक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। तो उसने एक टर्म में बता दी, तुमको यही बतानी थी, क्योंकि अभी भी तो बायोमोलिक्यूल पढ़ाया। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीसैकेराइड। हे बताओ तेज प्रकाश, प्रोटीन क्या होता है? बताओ राज, प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड। कितनी चीजें बताई चाहिए? 2। ये मेजर चाहिए। और क्या चाहिए? फैट। क्या चाहिए? फैट। फैट क्या है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज कॉल्ड फैट। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, पक्का ना? डन है? बताओ सनी बताओ, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है ये क्या के लिए चाहिए? हाँ बता रही हो? ग्लूकोज, रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी के लिए। प्रोटीन किसके लिए चाहिए? बताओ अक्षत। प्रोटीन फॉर विच पर्पज यू वांट? किस काम में प्रोटीन यूज करते हो तुम्हारा शरीर? अभी मगर मार मार के दुम्मा बना दूंगा। प्रोटीन विटामिन के लिए अमाइनो एसिड बेचे। हाँ क्या बनाते हैं इससे? हम एंजाइम बनाते हैं। इससे हम एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, इससे हम एंटीबॉडीज बना रहे हैं, इनसे रिसेप्टर बना रहे हैं। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या WBC बोले थे? तो पढ़े लिखे की तरह बोलो ना। फैट गाय के लिए चाहिए। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? ये मेजर अमाउंट में चाहिए। मिनरल्स पढ़ा है हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन में, ठीक? नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे। और क्या चाहिए? विटामिन। विटामिन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? विटामिन कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। विटामिन कितने टाइप की है? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। विटामिन कितने टाइप की? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। विटामिन कितने टाइप की? बताओ वाटर सॉल्युबल कौन है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और विटामिन बी और सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। और फैट सॉल्युबल कौन है? ADEK। कौन है? ADEK। कौन कौन सी है? ADEK। कौन कौन सी है? ADEK। उठ के सबको बांट दो ये। कौन कौन है? ADEK। अब देखो भैया, विटामिन जो हमारी होती है, विटामिन जो हमारी है, एक हो गई तुम्हारी फैट सॉल्युबल और एक हो गई हमारी वाटर सॉल्युबल, ठीक? वाटर सॉल्युबल कौन सी है? विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी, विटामिन सी क्या हो गई? वाटर सॉल्युबल हो गई। और फैट सॉल्युबल कौन है? ADEK। ठीक है, देखो सीट देखो दी है। इस सीट में फर्स्ट पेज पे आओ, सीट में फर्स्ट पेज पे आओ। सारे लोग सीट के फर्स्ट पेज पे आओ, सारे लोग सीट के फर्स्ट पेज पे आओ। शिवम सर,
फोन क्यों नहीं लग रहा आपका? उसमें नहीं पड़ी पीडीएफ? तो उनसे बोलो बना के भेजें। ठीक, अब इसमें देखो, सीट में देखो, इसमें पड़ी होनी चाहिए थी, इसमें नहीं पड़ी है, इस पीडी में नहीं है। देखो भाई, चलो देखो, इसमें सीट में देखो विटामिन B1 का देखो नाम क्या दिया गया, देखो विटामिन B1 का क्या नाम दिया है? थियामिन। B1 का क्या नाम दिया है? थायमिन। मिला कि नहीं मिला? विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थियामिन बोलते हैं। मिला कि नहीं मिला भैया? इसके बाद देखो बेटा, विटामिन B2 दिया है। B2 का क्या नाम दिया है? राइबोफ्लेविन। B2 का क्या नाम दिया है? राइबोफ्लेविन। बताओ विटामिन B3 का क्या नाम दिया है? क्या दिया है? नियासिन। मिला कि नहीं मिला? तो B1 का नाम बताओ क्या है? B1 का नाम, B2 का नाम, B3 का नाम, पक्का? अच्छा देखो भैया, देखो इसके बाद देखो बेटा, विटामिन B5 क्या दिया है? पेंटोथेनिक एसिड। B5 क्या दिया है? पेंटोथेनिक एसिड। B5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। अब इसके बाद देखो, विटामिन B12 का नाम क्या दिया है? साइनोकोबोलामाइन। मिला कि नहीं मिला? विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबोलामाइन। विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबोलामाइन। विटामिन B12 का क्या नाम है? साइनोकोबोलामाइन। विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबोलामाइन। विटामिन B12 बोलो, साइनोकोबोलामाइन। तो देखो भैया, यहां पर सबसे पहले बताओ, विटामिन B1 का क्या नाम है? थियामिन। B1 का नाम क्या है? B1 का नाम बोलो, थियामिन। B2 का नाम क्या है? B2 का क्या नाम है? B3 का क्या नाम है? B3 का नाम क्या है? और B5 का नाम? पेंटोथेनिक। बताओ B12 का नाम क्या है? साइनोकोबोलामाइन। क्या नाम है? साइनोकोबोलामाइन। भैया इंपॉर्टेंट है, नाम पता होना चाहिए सबको, है ना? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद देखो बेटा, आप पेज पलटो, नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो नेक्स्ट पेज पे देखो दिया गया विटामिन सी। मिला कि नहीं मिला? विटामिन सी का नाम क्या दिया है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या दिया है? कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई का नाम क्या दिया है? टोकोफेरॉल। विटामिन ए का क्या दिया है? रेटिनॉल। विटामिन के का क्या दिया है? बोलो फाइलोक्विनोन। मिला कि नहीं मिला? क्या दिया है? फाइलोक्विनोन। तो ये आपको नाम कल की क्लास में याद होने चाहिए, ठीक है? ये मैं याद नहीं कराने वाला, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, सीट में दिया गया है सर, आपकी जो तीसरी लाइन है उसमें देखो डिफिशियंसी डिजीज दी गई है। मिली कि नहीं मिली? विटामिन B1 के आगे देखो लिखा है बेरी बेरी। विटामिन B1 से क्या हो रही है? बेरी बेरी। विटामिन B2 से क्या हो रही है? किलोसिस। विटामिन B3 से क्या हो रही है? पाइलेग्रा। और विटामिन B5 से क्या हो रही है बेटा? बर्निंग फीट सिंड्रोम। विटामिन B12 से क्या हो रहा है? साइनोकोबोलामाइन से क्या हो रहा है? परनीसियस एनीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सर। विटामिन B12 से क्या हो रहा है तुम्हारा? परनीसियस एनीमिया। क्या हो रहा है बेटा? परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 से क्या हो रहा है? परनीसियस एनीमिया। मिला या नहीं मिला बेटा? इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो लिखा है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके आगे देखो लिखा है स्कर्बी। मिला कि नहीं मिला? चाचा नेक्स्ट पेज पे देखो, विटामिन सी, देखो स्कर्बी। मिला कि नहीं मिला? गोला मार लो स्कर्बी। बेटा स्कर्बी होती है किसकी डिफिशियंसी से? विटामिन सी से। विटामिन डी से देखो लिखा है बच्चों में रिकेट्स होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है, और बड़ों में क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया। मिला कि नहीं मिला भैया? बच्चों में विटामिन डी कम हो जाएगा तो उसे रिकेट्स कहते हैं, हड्डी कमजोर हो जाएगी। और बड़ों में अगर विटामिन डी कमी होगी तो क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई को देखो यहां पर क्या दिया गया बेटा? यहां पर बताया गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और बेटा विटामिन ई पे लिख लो बेटा, विटामिन ई जो होती है देखो, उसके देखो जहां पे टोकोफेरॉल लिखा है वहां पर देखो लिखा है बेटा ब्यूटी विटामिन लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा? और जितने भी आपके जो कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें लिखा होता है विटामिन ई इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा है इसमें, तो इस वजह से इसको बेटा बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। किसे बोलते हैं? विटामिन ई को। विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। इसके बाद देखो बेटा, विटामिन ए की कमी से क्या हो रही है? नाइट ब्लाइंडनेस, है ना? और इसी को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, है ना बेटा? और आपका दूसरा देखो नाम क्या दिया है? जीरोप्थेल्मिया। क्या नाम दिया है? जीरोप्थेल्मिया। इसका देखो विटामिन के क्या दिया है बेटा? विटामिन के सीवियर ब्लीडिंग। बेटा विटामिन के नहीं होगा तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ब्लड क्लॉट। तो बेटा इसे एंटी हिमरेजिंग विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी हिमरेजिंग। एंटी हिमरेजिंग विटामिन कौन है? विटामिन के। विटामिन के क्या होती है बेटा? एंटी हिमरेजिंग विटामिन। एंटी हिमरेजिंग विटामिन कौन है बताओ? विटामिन के इज द एंटी हिमरेजिंग विटामिन। बोलो एंटी हिमरेजिंग विटामिन कौन है? विटामिन के।
अब मेरी बात सुनो भैया, भैया जैसे आपको चोट लगी तो चोट लगने पर खून बहने से रोकेगा कौन? विटामिन के। बेटा ये एंटी हिमरेजिंग है। हिमरेज का मतलब होता है ब्लड का लॉस होना, उसे हम क्या कहते हैं? हिमरेज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभी मेरी बात ध्यान से सुनेगा। और बेटा चोट लगने के बाद जब क्लॉटिंग हो जाए उसके बाद जो घाव भरता है, घाव भरती है कौन? विटामिन सी। कौन देती है? विटामिन सी। इसे बोलते हैं वुंड हीलिंग विटामिन। वुंड हीलिंग विटामिन कौन है? विटामिन सी। घाव कौन भरेगी? जैसे चोट लगी और आपका घाव भरना है तो कौन काम करेगी? विटामिन सी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ विटामिन सी वुंड हीलिंग है या नहीं है? विटामिन के क्या है? ब्लड क्लॉटिंग कराने में मदद करेगी, यानी एंटी हिमरेजिंग है। और बताओ ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। इतनी सी बात इस टेबल से आपको याद रखनी है, ठीक है सर? याद रखिएगा, कल मैं फिर से पूछूंगा, एक बार और पूछ लेता हूं। बताओ विटामिन बी का नाम क्या है? थियामिन। विटामिन बी1 का नाम क्या है? थियामिन। विटामिन बी2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का नाम क्या है? नियासिन। विटामिन बी5 का नाम पेंटोथेनिन। विटामिन बी6 का नाम पैरिडॉक्सिन। विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबोलामाइन। बोलो हाँ या ना भाई? अरे हाँ ना बोल भाई। तो विटामिन बी और विटामिन सी का नाम क्या है सर? विटामिन सी जो होती है हमारी वो वुंड हीलिंग विटामिन होती है कि नहीं होती है? और बेटा विटामिन बी और सी कैसी हुई? वाटर सॉल्युबल। और बताओ फैट सॉल्युबल कितनी है? 5। ए डी ई के। फिर से बोलो ए डी ई के। तो 5 हुई कि 4 हुई? 4। बताओ फैट सॉल्युबल विटामिन कितनी है? 4। कौन कौन सी? ए डी ई के। फिर से बोलो बेटा ए डी ई के। बताओ विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम क्या है? बताओ विटामिन डी का नाम क्या है? कोलोकैल्सिफेरॉल। बेटा ये कहां बनती है? लीवर में। कहां बनती है? लीवर में। भैया एक बात बताओ, ई का नाम क्या है? विटामिन ई का नाम क्या है? विटामिन ई का नाम क्या है? विटामिन ई का नाम क्या है? और विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। 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 विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन। विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो बेटा यहां से हमें समझ में आया कि डाइजेशन क्या है, और डाइजेशन के प्रोसेस जो हमारी एंटेरिक कैनाल में हो रही है, जिस फूड की मैक्रोमोलिक्यूल की हो रही है, हमें उस फूड में हमें क्या लेना चाहिए? हमें अपने फूड में मेजर क्वांटिटी में क्या लेना चाहिए? मेजर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और स्मॉल क्वांटिटी में क्या चाहिए? विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। बोलो हाँ या ना सर? लेकिन तुम्हारा टिफिन वाला केवल कार्बोहाइड्रेट ही देता रहता है, नहीं प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कुछ देता ही नहीं है। चलो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहां पर बेटा बता रहे हैं सर, कह रहा फूड इज अ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? बोलो फूड। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और भैया स्मॉल क्वांटिटी में क्या चाहिए? विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। एंड कह रहा फूड प्रोवाइड, फूड हमें क्या देता है? फूड हमें क्या देता है बेटा? फूड हमें एनर्जी देता है। मार लो गोला भैया। फूड हमें एनर्जी देता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल देता है। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए। और किसके लिए? रिपेयर के लिए। तो हम फूड किस लिए लेते हैं? हम फूड लेते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। हम फूड किससे लेते हैं? एनर्जी प्राप्त करने के लिए। हम फूड किसके लिए लेते हैं? ग्रोथ के लिए। हम फूड किसके लिए लेते हैं? रिपेयर के लिए। नहीं आई बात समझ में? तो मेजर काम हमारे फूड के हमारी बॉडी में क्या है सर? एक तो एनर्जी देगा, दूसरा ग्रोथ कराएगा, और तीसरा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ग्रोथ कहां हो रही थी? जीवन में, G2 में, S में। जीवन S और G2 फेज में ग्रोथ हो रही है ना? उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना? और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ सनी भैया, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? बताओ अक्षत, बताओ अंशुल। लो यार, डीएनए रेप्लिकेशन जो एस फेज में हो रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? बताओ ऑनलाइन वाले, बताओ जल्दी से, सारे लोग बताओ। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एस फेज में होता है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? बताओ सारे लोग। प्रियांशु, कृष्णा, रिया, सोनू, जल्दी से बताओ। कोई है? वैष्णवी चौरसिया, आप बताइए, हमने आपसे उम्मीद है आप बता सकती हैं, बताइए। बेवकूफों, न्यूक्लियोटाइड।
पेंटोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस। पेज पलटने लगो, बस दिमाग पलटो। डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो मालिक क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहां से लाओगे चाचा? फूड से। फूड में क्या है? न्यूक्लिक एसिड। उसमें क्या खाया? प्लांट सेल और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में डीएनए आरएनए नहीं है, तो उसके न्यूक्लिक एसिड जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल, उसमें किसमें कन्वर्ट कर दो? न्यूक्लियोटाइड में। बायो मैक्रोमोलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द बायो माइक्रोमोलिक्यूल। उसके बाद उनको एब्जॉर्ब कर लो, ब्लड में पहुंचा दो, ब्लड में पहुंचा करके सेल में पहुंचा दो, और फिर उनको जोड़ जोड़ करके क्या कर दो? कहते हो अब ये हमारा डीएनए। अरे यार, ये तो कब्जा करना हुआ। प्लांट को मारो, उसके डीएनए को खाओ, उसको तोड़ो, डाइजेस्ट करो, उसके बाद ब्लड में एब्जॉर्ब करो, ब्लड के थ्रू एसिमिलेट करो, और एसिमिलेट करने के बाद उसको बोल दो ये हमारा है, पॉलीमराइजेशन करा दो। तो रॉ मटेरियल किसने चाहिए? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ हो रही है यानी किसमें? जीवन में, एस में, G2 में, इंटरफेज में, प्रिपरेटरी फेज में। अरे यार, नहीं आई बात समझ भाई। आपका डेवलपमेंट किस वजह से होता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। दो चीजें होती है ना भाई। सिंगल सेल जाइगोट से हरिओम तिवारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना किसकी वजह से? ग्रोथ एंड, बोलो हाँ या ना। ग्रोथ किससे हुई? इंटरफेस से। और उसके बाद क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। तो एक सिंगल सेल जाइगोट 1 क्विंटल का हरिओम तिवारी बन गया। नहीं आई बात समझ में? तो इस ग्रोथ के लिए कहां से लाए रॉ मटेरियल? फूड से। अब किसी को चोट लग जाए तो जो सेल G0 में है वो फिर से जाती है किसमें? एस फेज में। अरे यार, अब ये भी भूल गए। याद है कि नहीं याद है? तो रिपेयरिंग करेगी तो उसको फिर से मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो रिपेयरिंग में हम फूड को यूज करते हैं। ठीक है, बाहर में जाओ। समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं। देखो भैया, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं फूड हमें किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए, हमको ग्रोथ के लिए चाहिए, हमको रिपेयर के लिए चाहिए। रिपेयरिंग आप टिश्यू। अब इसके साथ साथ क्या कह रहा है? क्या तुम्हें फूड ही केवल चाहिए? नहीं, हमको वाटर भी चाहिए। क्या चाहिए? वाटर। वाटर क्यों चाहिए साहब? क्योंकि बिना वाटर के मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो सकती है। नहीं आई बात समझ में? तो फूड के साथ साथ हमें और क्या चाहिए? वाटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा पानी चाहिए, खाना चाहिए। खाना और पानी। बेटा खाना और पानी हमारे लिए क्या है सर? खाना और पानी हमारे लिए क्या है? बोलो भैया, बेसिक रिक्वायरमेंट। हम कहें भैया तुमको $1 ट्रिलियन रुपए दे रहे हैं, तुमको हम दुनिया की सारी महंगी कारें दे रहे हैं, है ना, तुम्हें एक बहुत बड़ा सा ताजमहल जैसे 2-4 घर दे रहे हैं, है ना, 15-20 बीघे तुम्हें जो है 15-20 हेक्टेयर जमीन दे रहे हैं, है ना, किलोमीटर में जगह दे, 20 किलोमीटर जगह दे रहे हैं तुम्हें। लेकिन अब एक बात बताओ, कहेंगे लेकिन तुमको खाना नहीं मिलेगा। बताओ चाहिए? आपको हम पैसे से खरीद लेंगे? सर नहीं यूज होना ना, फूड नहीं मिलना है, हमारा वर्चस्व है, हम नहीं देंगे फूड उससे। बताओ चाहिए? नहीं चाहिए। तो फूड क्या है? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट। फूड मिल जाए, ये सब मिले या ना मिले। फूड एंड वाटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और देखो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड एंड वाटर। और हमारा अल्टीमेट एम क्या है? डॉक्टर बनना नहीं है, रिप्रोडक्शन है। बायोलॉजी सिखाती है, बायोलॉजी कहती है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड एंड वाटर। और अल्टीमेट एम क्या है? रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ये दो प्रोसेस हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, और दूसरी चीज यहां पर क्या बता रहा है बेटा? बोलो भैया, दूसरी चीज क्या है बेटा? आपका अल्टीमेट एम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है सर कि वाटर, और अगर तुम्हें पानी ना मिला सुबह तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। पहले ऐसे मर जाओगी, पहले क्या होगा? डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेट होने के बाद मरोगी, है ना। तो बेटा अगर आपको वाटर नहीं मिलता है तो क्या हो जाओगे? डिहाइड्रेट हो जाएगी, और बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा, वो हमारा क्या है? एक तो फूड है और दूसरा क्या है? वाटर। ये दोनों चीजें चाहिए। और फूड में जो मेजर कंपोनेंट है हमारा वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और स्मॉल क्वांटिटी में क्या चाहिए? विटामिन, मिनरल्स। विटामिन कितने टाइप की? 2, वाटर सॉल्युबल और विटामिन बी और सी क्या है? और बताओ ADE के क्या है? फैट सॉल्युबल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और बेटा जी ध्यान से सुनेगा, कह रहा कि हमारी बॉडी में जो फूड है वो एज ए मैक्रो मॉलिक्यूल यूज नहीं होता।
भाई तुम्हारे किचन में खाना बनना है, हम तुम्हारे किचन में जाकर गेहूं रख दें, बोले भाई रोटी बना लो इसकी, बना लोगे? बोलो भैया। हम ला करके कद्दू तुम्हारे सामने रखने, ले भैया खा लो इसको, खा लोगे? नहीं खा लोगे। ला करके एक डलवा पालक रख दें तुम्हारे आगे, खा लोगे? बोलो भैया, बोलो हाँ या ना। क्यों नहीं खाओगे? खानी चाहिए। क्योंकि सर आपको लगता है नहीं हम ऐसे नहीं खाएंगे, पका के खाएंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी डायरेक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल को यूटिलाइज नहीं कर सकती है, इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल को उठा के पटक पटक के मारेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल में, मैक्रो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी में पड़ता है डीजल, तो पेट्रोल कैसे डाल लें? भाई तुम्हारी गाड़ी में डीजल पड़ रहा है, हम कह रहे क्रूड ऑयल डाल लो। क्रूड ऑयल क्या होता है? अबे जिससे सब कुछ निकलता है, जिसे बोलते हैं कच्चा तेल। जैसे हम मंगाते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने अरब कंट्री से कच्चा तेल मंगाया, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो क्या? तो हमने क्रूड ऑयल मंगाया, अब उसमें से क्या मिला हमको? उसमें से प्लेन वाला सबसे हाई क्वालिटी वाला पेट्रोल मिला, फिर लो क्वालिटी वाला मिला पेट्रोल, के बाद हमको उसमें से डीजल मिला, उसके साथ साथ उसी से हमको एलपीजी मिल रही है, उसी से हमको सीएनजी मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना? उसी से बचा हुआ जो सबसे थर्ड क्वालिटी का तेल है वो मिट्टी का तेल जिसे बोलते हो, कैरोसिन आयल, और उसके बाद जो बचता है वो डामर है जिससे तुम रोड बनाते हो। ठीक है ना भाई? तो हम तुम्हें क्रूड ऑयल दे दें, बोले भाई गाड़ी में डाल के चला लो, चलेगी गाड़ी? काहे उसी में से तो पेट्रोल निकलता है, काहे नहीं चलेगी? क्योंकि आपके इंजन की एक कैपेसिटी नहीं है कि वो क्रूड ऑयल को डायरेक्ट यूज। तो क्रूड ऑयल बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसको माइक्रो में कन्वर्ट करो, पेट्रोल में तब डालो। नहीं समझे? तो हमारी जो सेल है ना, वो जो मशीनरी है उसके अंदर औकात नहीं है कि सीधे पॉलीसैकेराइड को यूज कर सके। वो क्या यूज करेगी? ग्लूकोज। तो पहले उसको कन्वर्ट किया जाए किसमें? ग्लूकोज में। समझे? तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमारी मशीनरी की औकात नहीं है कि सीधे मैक्रो मॉलिक्यूल को यूटिलाइज एज ए एनर्जी, एज ए ग्रोथ पार्टिकल, एज ए रिपेयरिंग पार्टिकल। नहीं आई बात? इसलिए हमको मैक्रो मॉलिक्यूल को पहले माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय द ऑयल कंपनी, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम के द्वारा। नहीं समझे? नाम सुना है इनका? इंडियन पेट्रोलियम है ना, इंडियन पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल पंप। ये क्या है? वो कंपनी है जो लेती है क्या? क्रूड ऑयल, फिर उनको सेपरेट करती हैं, उनका प्यूरिफिकेशन करती हैं। वैसे हमारी बॉडी में भी एक लगी है कंपनी जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या कर रही है? वो कर रही है सेपरेशन, वो कर रही है मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रही है। उस खाने को जिसको तुमने भच्छा था, जिसको तुमने खाया था, उसको तुम्हारी सेल के लायक बना रही है वो कंपनी। उस कंपनी का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है? बात समझ में आई? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जा रहा है माइक्रो। कह रहा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन द फूड कैन नॉट यूटिलाइज इन आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दे हैव टू ब्रोकन। वो तोड़े जाते हैं। कौन तोड़े जाते हैं? फूड पार्टिकल। They have to be broken and converted into the simple substance in a digestive system. And this process of complex food substance to simple absorbable form is called digestion. नहीं आया? नहीं आया? और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उस फूड को तोड़ने के तरीके हैं दो। तोड़ने के तरीके, उसको कूच दो, यानी कि कूच दिया यानी चबाया, उसके बाद स्टमक में ले जाकर के चर्निंग करवाया, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराया, क्रमानुकुंचन की गति। नाम सुना है हिंदी में? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन इंग्लिश भी बोल रहे हैं, वो समझो। ठीक है भाई, दोनों सब तो बोल रहे हैं। तो भैया ये मैकेनिकल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? और तुमने खाना खाया, जैसे मम्मी के खाने की हल्की सी सुगंध आई तो मुंह में पानी आता है कि नहीं आता है? कि आंख से आ जाता है? बहुत दिनों बाद मिला।
तो मुंह में पानी आया, उसमें क्या है? सैलिवरी एमाइलेज। उसके बाद स्टमक में क्या निकला? गैस्ट्रिक जूस। लीवर से क्या निकला? बाइल। पैनक्रियास से क्या निकला? पैनक्रियाटिक जूस। इंटेस्टाइन से क्या निकला? इंटेस्टाइनल जूस। ये 5 प्रकार के जूस हैं जिनमें पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेंगे सुबह? फूड में किसको? मैक्रोमोलिक्यूल कितने बताए? हाँ 3 तो थे, लेकिन हमने 4 पढ़े थे, नहीं पढ़े थे क्योंकि वो मैक्रो के साथ मिला था। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड लिपिड। बोलो 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 बोलो, नहीं पढ़ा था? तो जो पॉलीपेप्टाइड को तोड़े, जो पॉलीपेप्टाइड को तोड़े वो होता है तुम्हारा प्रोटीएज। जो प्रोटीन को तोड़े वो प्रोटीएज। जो प्रोटीन को तोड़े वो, जो कार्बोहाइड्रेट यानी सैकराइड को तोड़े वो कौन? हाँ क्या बोलेंगे? भूल गए, ऐसे भूल गए। क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे? बोलो भाई। एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? एमाइलेज का नाम सुना है? नहीं सुना है? अरे बोल मेरे भाई, अरे बोलो भैया, बोलो भैया। प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करे वो कौन? प्रोटीएज। प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करे वो, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे वो, देखो भैया जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये क्या है? प्रोटीएज है। जो पॉलीसैकेराइड को करे वो कौन? एमाइलेज। नहीं समझे? पॉलीसैकेराइड को जो डाइजेस्ट करे वो उन्हें क्या कहते हैं? अमाइलेजेस कहते हैं। भैया जो फैट, फैट कौन? फैट क्या होता है? लिपिड। जो फैट को डाइजेस्ट करे वो लाइपेजेस। तो फैट को डाइजेस्ट करे वो, और जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करे वो न्यूक्लिएजेस। वो कौन है? नहीं समझे? तो जो 4 मैक्रोमोलिक्यूल उनको डाइजेस्ट करने के लिए हम एंजाइम निकालते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, वहां पर मेजर 4 तरीके के आपके क्या हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। और भी हैं लेकिन ये मेन 4 हैं जिनके ऊपर हम फोकस करने वाले। यहां पर नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? तो कितने प्रकार का तुम्हारा डाइजेशन देखने को मिलता है तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा तुम्हारा मैकेनिकल और बायोकेमिकल। आई बात समझ में कि नहीं है? मैकेनिकल डाइजेशन एंड बायोकेमिकल, ये 2 मेथड हैं जिनके द्वारा हम मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं आया? नहीं आया? पक्का है? अब ये जो मशीनरी है ना, जो इतना बड़ा काम कर रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है? तो पहले इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और फिर इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। हमारी इस डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? पहले मैं तुम्हें इसकी बताऊंगा एनाटॉमी और फिर मैं बताऊंगा फिजियोलॉजी। समझे? हे, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा 2 चीजें। एक तो पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसर पढ़ी तुमका एसेसरी ग्लैंड। समझे कि नहीं समझे? कितना चीज पढ़ना है? 2 चीजें। ये एनाटॉमी पढ़नी है इनकी, फिजियोलॉजी बाद में। पहले क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल, और फिर क्या पढ़ेंगे? एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पक्का है सर? भैया जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले हम एनाटॉमी पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। किसकी पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का। क्या पढ़ेंगे?
एनाटॉमी, और फिर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसेसरी, सहायक ग्रंथियां। नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? तो पहला हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक? ये एक ट्यूब है। क्या है ये? जो पड़ा हुआ है माउथ टू एनस, माउथ टू, ये एक ट्यूब है जो माउथ टू एनस है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अंशुल ये किससे बना था? माउथ टू एनस जो ट्यूब पड़ा है, ये ट्यूब किससे बना था? आर्केंटॉन कैविटी से। भूल गए तुम? किससे बना था? एनिमल किंगडम में पढ़ाया था। किससे बना था? आर्केंटॉन कैविटी। याद आ रहा है कि नहीं याद है? ब्लास्टोपोर याद आया? भगवान जी ने डंडी आर पार कर दी। याद आया? नहीं याद आया? याद आया? तो एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग है? 2। प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं, उसमें एक ही है। उसकी एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग है? बोलो बेटा। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में कितनी है? सिंगल ओपनिंग। तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें एक ओपनिंग हो उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिसमें हो 2 ओपनिंग, जिसमें एंटीरियरली माउथ हो और पोस्टीरियरली एनस हो, ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें एंटीरियरली माउथ और पोस्टीरियरली एनस हो, उसे क्या कहते हैं? ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना बोल भाई। भैया जी ध्यान से सुनिएगा, अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, हम एलिमेंट्री कैनाल में घुसने जा रहे हैं। अब सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में मेरी घुसो तो तुम्हें क्या मिलेगा? लिप्स। ये दरवाजे खोल दिया, बंद कर दिया। अपर लिप, लोअर लिप। ये एंटीरियर साइड है। कौन सा साइड है? एंटीरियर साइड। ठीक। अब ये है माउथ। माउथ इज द ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड। और उठा करके खाना जिसके अंदर रखते हो वो है कैविटी, बक्कल कैविटी। क्या है? कुछ लोग इसे माउथ समझते हैं। ये माउथ नहीं है। माउथ इज द ओपनिंग। माउथ इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। नहीं है। इस रूम का ये दरवाजा क्या है? ओपनिंग है। ये ल्यूमेन है, इसका ये कैविटी है। और इस कैविटी को बनाने के लिए उधर दरवाजा है, इधर दीवार है, ऊपर छत है, नीचे जमीन है। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोल भाई। तो बक्कल, फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ एंड सेकेंड पार्ट इज द बक्कल, जिसे नाम दिया जाता है ओरल कैविटी। क्या दिया जाता है? ओरल कैविटी। ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम नाम दे रहे हैं बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर जैसे ही घुसोगे तुम्हें क्या मिलेगी? ओरल कैविटी मिलेगी। और ओरल कैविटी में एंटीरियर साइड में, ये एंटीरियर साइड है, इधर लिप्स है। क्या है? लिप्स। पोस्टीरियर साइड में फेरिंग्स है। ये लिप्स है, ये फेरिंग्स है। एंटीरियरली माउथ और पोस्टीरियरली फेरिंग्स। ऊपर ये अपर पैलेट, लोअर पैलेट। ऊपर वाला तलवा, नीचे वाला तलवा, और साइड में है चीक्स। नहीं दिखा? ये साइड वाले चीक्स क्या है? दीवालें। ऊपर क्या है? छत। नीचे क्या है? जमीन। आगे क्या है? दरवाजा। पीछे क्या है? दरवाजा। 2 दरवाजे का है हमारा बक्कल कैविटी। इधर से घुसो, पीछे से निकल जाओ। नहीं आया? नहीं आया? बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन, जो ओरल कैविटी है लल्ला, जो हमारी ओरल कैविटी है, सुनिएगा, हमारी ओरल कैविटी, इधर देखो, हमारी ओरल कैविटी बेटा, ये देखो, नॉस्ट्रिल, अपर लिप, लोअर लिप, चिन, ये हो गया अपर पैलेट, ये हो गया लोअर पैलेट, इधर देखो नेजल पैसेज, ये नेजर चैम्बर, और ये हो गया फेरिंग्स। एंटीरियरली ये हो गया लिप्स, ये माउथ है, ये हो गया तुम्हारा फेरिंग्स, ये हो गया तुम्हारा अपर पैलेट, ये हो गया तुम्हारा लोअर पैलेट, लेटरली हो गए चीक्स, बीच में जो स्पेस है दैट इज ओरल कैविटी। दिखी या नहीं दिखी? नहीं दिखी? दिखी सुबी? नहीं दिखी तुम्हें? वंशिका दिखा? ओरल कैविटी बताओ, ओरल कैविटी में एंटीरियर क्या है?
पोस्टीरियर क्या है बताओ, लेटरली क्या है, अपर पैलेट और लोअर पैलेट, अब बीच में क्या है स्पेस, ओरल कैविटी और बक्कल। इस बक्कल कैविटी में लगा है डीटीएच। क्या लगा है इस बक्कल कैविटी में, क्या लगा है, डीटीएच लगा है। क्या लगा है इस बक्कल कैविटी में, डीटीएच लगा है। यही क्वेश्चन है नीट 2020 का, उठाकर देख लेना, सीधे सीधे पूछा गया डीटीएच। और शुरुआत के 2 पैराग्राफ में डीटीएच ही बताया। इस डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम नहीं है, तुम ये मत समझ लेना, है ना, समझ रहे हो ना सर। हाँ, इसमें जो डीटीएच लगा है उस डीटीएच का एक अपना ही फंडा है। ये डीटीएच यहां पर जो लगा है, इस डीटीएच में डी फॉर डाइफायोडोंट है, और टी फॉर थीकोडोंट है, और एच फॉर हेट्रोडोंट है। एच फॉर क्या है, ये चारों वर्ड तुमको मिल गए होंगे, मार लो गोला, गोला मार लो, मिले चारों वर्ड। 4 बोले नहीं, 3 बोले बेवकूफो, तो बोलो ना गलत बोल रहे हो। भावना इतनी भी मत समझो भैया। डी टी एच, डी टी डाई, डी फॉर डाई, तीसरा ये है चाचा हेट्रोडोन, अगले पेज पे तीसरा मिला, डी फॉर डाइफायोडोन, टी फॉर थीकोडोन, एच फॉर हेट्रोडोन। नहीं आई बात समझ, सुनिए जरा, जमुआइए नहीं, सुनिए, इधर देखिए। हमारे बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं 32 दांत, ऐसा तुमने सुना होगा, और बीच में एक होती है मासूम सी जवान टंग। क्या होती है, जैसे लिंगुअल कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंगुअल, लिंगुअल टंग, जवान बोलते हैं, संभाल के बोलो, है ना। सुनिए, इस बक्कल कैविटी में बैठे हैं तुम्हारे 32 दांत। किसकी, मेरी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी बक्कल कैविटी में नहीं बैठे हैं, मेरी बक्कल कैविटी में नहीं है, तुम्हारी में हम कह दिए ना, तो नहीं है तो गिन लेना जाके आज। इधर देखो, और वो जो दांत होते हैं ना तुम्हारे, एक काम करना, जाके गिनना। घर में पलास जानते हो, पलास, प्लास नहीं जानते हो, अरे वही बिजली वाले, उसको क्या कहते हैं, प्लास कहते हैं, पिलास कहते हैं। अच्छा ठीक है, जो भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं अक्षत, तुम बताओ, नहीं जानते, अच्छा कोई बात नहीं। अरे वही जिससे तार वार कसता है अपना मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, उस वो है तुम्हारे घर में, उसको पकड़ना, उसको लेना, और एक दांत पकड़ के खींच लेना। ठीक, खींचोगे कि नहीं खींचोगे, एक्सपेरिमेंट करना जाके अपने दांतों से। अपने 32 तुम्हारे जितने दांत हैं उनमें से एक दांत को खींच के निकालना, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे दांत ऊपर नहीं रखे हैं, अंदर धसे हुए हैं। हाँ, तो दर्द होगा तो क्या हुआ, याद तो हो जाएगा, याद तो हो जाएगा। जब उस दांत को खींच के निकालोगे तुम, तो वहां पर तुम्हें एक गड्ढा दिखेगा, उस गड्ढे में देखने को मिलेगा कि दांत धसे हुए हैं, ये ऊपर नहीं रखे हैं, धसे हुए हैं। किसमें, गड्ढे में। किसमें, गड्ढे को बोलते हैं सॉकेट। अबे ये क्या है, सॉकेट, ये गड्ढे। हाँ, उंगली नहीं डालेंगे, हमको पता है। ये क्या है, गड्ढे, सॉकेट। इन्हें एल्वियोलस कहते हैं, एल्बोलाई नहीं, एल्वियोलस। हमारे दांत सॉकेटेड हैं। कैसे हैं, सॉकेटेड टीथ। आवर टीथ इज सॉकेट, सॉकेट में पाए जाते हैं, सॉकेट ऑफ जॉ है, और इस कंडीशन को बोलते हैं थीकोडोंट। नहीं समझे, समझ गए। हमारे दांत गड्ढों में जमे होते हैं, किस में जमे होते हैं, गड्ढा, तो उसको बोलते हैं सॉकेट। इस कंडीशन को बोलते हैं सॉकेटेड टीथ, यानी कि थीकोडोंट। बोलो हाँ या ना। बचपन में एक दांत निकले थे जिन्हें बोला था दूध के दांत, है ना, फिर वो गिर गए थे, लोगों ने पूछा था कहां गए, तुमने कहा चूहिया ले गई। नहीं बोले, जब बोले चूहे के बिल में डाला हो जल्दी निकल आएंगे, नहीं जमीन में गाड़ा हो जाकर के जब टूटा होगा, है ना, ऐसा हुआ था कि नहीं।
बेटा जी वो जो टीथ निकले थे तुम्हारे, वो थे तुम्हारे डेसिडुअस टीथ, मिल्की टीथ या डेसिडुअस टीथ। उसके बाद फिर तुम्हारे टीथ निकले, उन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ। तो तुम्हारे दांत कितने निकले कितनी बार निकले? 2 बार। कितनी बार? कितनी बार? हमारी बक्कल कैविटी में जो टीथ हैं वंशिका, वो कितनी बार निकले? 1 बार बचपने में निकले थे, और फिर बचपन के बाद जो दोबारा निकले वो है परमानेंट टीथ। अब टूटे तो दोबारा निकलेंगे नहीं, है ना भैया? तो जो हमारे टीथ हैं लल्ला, ये चाचा नीचे का देखा तो, हमारे जो टीथ हैं वो कितनी बार निकले? 2 बार। इस वजह से इनको बोलते डाइफायोडोंट। क्या बोलते हैं? Why we call the diphyodont? Because our teeth emerge 2 times. Di means 2, phyo means teeth. Don't मतलब teeth। तो कितनी बार निकले? 2 बार। तो हमारे टीथ निकलते 2 बार, इसलिए बोलते डाइफायोडोंट। हो क्या? अरे आ रहे हैं अभी, रुको तो, सब्र करो। इधर देखो, डाइफायोडोंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे टीथ निकलते हैं 2 सेट्स में ड्यूरिंग देयर लाइफ। एक सेट जो निकलता है वो टेम्परेरी होता है, जिसे कहते हैं डेसिडुअस टीथ, और एक निकलता है जो परमानेंट होता है। कैसा होता है? परमानेंट टीथ, या जिसे बोलते हैं एडल्ट टीथ। इस वजह से यहां पर टर्म दिया गया डाइफायोडोंट। कैसा दिया गया? ए सुनो, बर्गर खाया है क्या? रोटी चुपड़ के खाई है, और मक्खन लगा के खाओ, मजा आ जाती है। वो अमूल वाला नहीं, घर वाला, मम्मी वाला नहीं, नैनू कहते हैं उसको। तुम्हारे क्या कहते हैं? मक्खन है ना, जो कृष्ण भगवान चुराते थे। अमूल वाला नहीं चुराते थे वो। हाँ भैया, उस मक्खन को लगा के खाओ, शाम के टाइम ठंडी रोटी में मजा आ जाती है। नहीं खाया कि नहीं खाया? अच्छा सुनो, तो जब वो तुम, अरे अब भूख लगी हो, जैसे नहीं आलू की सब्जी लगा के चोंगा बना के खा लिया बढ़िया से, नहीं चाय के साथ खाओ, मजा ऐसा लग रहा है जो खाया नहीं है। खाया है तो वो आलू, जब तुम वो बर्गर, अच्छा बर्गर पिज्जा खाया है बड़े लोग भैया, तो उसको जब काटते हैं तो साइड वालों से काटते हैं कि आगे वालों से काटते? हाँ, जो काटे वो इंसीजर क्या कहलेंगे? क्या है? ए सुनो, कभी तुमने कोई धागा आगा तोड़ा है? उसको तोड़ा तो साइड वाले से तोड़ते हैं, नहीं ये साइड में 2 दांत देखो, चुनीले एकदम। ये देखो ऐसा दांत है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इनको कहते हैं कैनाइन। उसके बाद ये क्या है? दाढ़े हैं तुम्हारी, जिन्हें बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। और लास्ट में क्या है? ये तुम्हारे प्री मोलर, और ये कौन है? मोलर। सुनो मेरी बात, ये हमारा जबड़ा है, ये हमारा, देखो ये हमारा जबड़ा है, और इस जबड़े को हमने क्या किया, ध्यान से देखना, इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया। ये बेटा इसे कहते हैं मिड लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? मिड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब देखो बेटा, ये लोअर जॉ, ये अपर जॉ। अगर लोअर जॉ को देखो, ये रेड ब्लू कलर की लाइन खींची यहां पर, इसका इधर वाला ये हाफ जॉ हो गया, ये हाफ जॉ हो गया। तो इधर ये जो हाफ जॉ है इधर, और इधर ये हाफ जॉ हो गया, ये अपर वाला हाफ जॉ, ये लोअर वाला, ये अपर वाले 2 हाफ जॉ हो गए, ठीक? आधा इधर आधा इधर। अभी मेरी बात सुनना, तो इसमें हाफ जॉ में इधर देखोगे तो इंसीजर मिलेगा, कैनाइन मिलेगा, प्री मोलर मिलेगा, मोलर मिलेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है सर? डन है सर? हमारे जबड़े में दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? हमारे पास जबड़े कितने होते हैं? 2, अपर मैंडिबल और लोअर मैंडिबल। सॉरी, अपर जॉ है, लोअर जॉ। मैंडिबल तो एक ही होता है, मैंडिबल दैट इज द लोअर बोन इज द मैंडिबल। बोलते मारेंगे थप्पड़ टूट जाएगा जबड़ा, है ना? अब मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं हमारे टीथ में वंशिका कितने प्रकार के टीथ हैं? इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोडोंट कंडीशन, और दैट इज द एच। ये है एच। बताओ डीटीएस समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्का?
डन है, पक्का है, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। ना ना ना, हमने कहा, सुनते नहीं हो तुम लोग, हमने कहा कि हमारे टीथ गड्ढों में धसे होते हैं, सॉकेट में धसे होते हैं। उस कंडीशन को, उस तरीके के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ना सर? आवर टीथ आर सॉकेटेड टीथ। ऐसा नहीं ऊपर दांत रखे हैं, सनी, हमारे सीट कैसे हैं? टीथ सॉकेटेड हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? थीकोडोंट कंडीशन। नहीं आई बात समझ में? दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड थीकोडोंट कंडीशन। दांतों का गड्ढों में धसा होना, इस कंडीशन को थीकोडोंट कहते हैं। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो हमारे जबड़े में क्या लगा है? हमारे बक्कल कैविटी में क्या लगा है? DTH। D फॉर डाइफायोडोन, T फॉर थीकोडोन, H फॉर हेटेरोडोन। D फॉर डाइफायोडोन, T फॉर थीकोडोन, H फॉर हेटेरोडोन। D फॉर डाइफायोडोन, T फॉर H फॉर। कितने लोग हैं जो 12 से 2 भी फ्री रहते हैं? फ्री रहते हैं? हाथ खड़ा करो। वो 12 से 2 भी क्लास आएंगे, ठीक है? पढ़ लो, क्या दिक्कत? फायदा इसका ये, उसमें फिजियोलॉजी प्लांट चल रही, इसमें ह्यूमन चल रही। नहीं आई बात समझ में? टीचर पढ़ाएगा, इंसान पढ़ाएगा, ठीक है ना? ये सजेशन है, मानना हो मानो, नहीं मानना है मत मानो, ठीक है ना भाई? हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो, सुनो मेरी बात सुनो। हेटेरोडोन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हमारी टीथ है हेटेरोडोन। क्लियर है सर? यहां पर हमारे टीथ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। इंसीजन, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर है सर? इंसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैनाइंस को कैपिटल C से, प्रीमोलर को PM से, मोलर को M से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भैया बताओ हमारे पास टीथ कितने प्रकार के? अब एक बात करो, एक चीज देखो, सीट में देखो, पेज नंबर 3 पे आओ। पेज नंबर 3 मिला कि नहीं मिला? पेज नंबर 3 जब आप देखोगे तो पेज नंबर 3 पे देखो एक फार्मूला लिखा है, लिखा है डेंटल फार्मूला। मिला कि नहीं मिला? ऐसे करके लिखा है बेटा, डेंटल फार्मूला। मिला कि नहीं मिला? डेंटल फार्मूला। मिला कि नहीं मिला? डेंटल फार्मूला बराबर होता है ईच, EACH, ईच हाफ अपर जॉ अपॉन ईच हाफ लोअर जॉ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे कहते हैं डेंटल फार्मूला। क्या कहते हैं? डेंटल फार्मूला। बोलो हाँ या ना? ईच हाफ अपर जॉ, ईच हाफ लोअर जॉ। ठीक है भाई? ईच हाफ अपर जॉ में क्या होगा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और ईच हाफ लोअर जॉ में क्या होगा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब यहां इसके बाद एनसीईआरटी में देखो, वहीं पर आगे दिया गया है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। दिया है कि नहीं दिया है? आप देखो सीट में दिया है 21/21/22। देखो आप अपनी बुक में देखो, दिया है कि नहीं दिया? सॉरी 21/23/21/23। आई एम सॉरी, क्या दिया है सर? डेंटल फार्मूला एडल्ट ह्यूमन का। किसका दिया है बेटा? एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला, खुल जाओ भाई, एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला दिया है 21/23/21/23। क्या दिया बेटा? 21/23/21/23। मिला कि नहीं मिला भैया? एडल्ट ह्यूमन मेल का, एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या दिया है बेटा? 21
23 बटे 21 23। बोलो हाँ या ना। क्या दिया है? 21 23 बटे 21 23। क्या दिया बेटा? 21 23 बटे 21 23। क्या दिया बेटा? 21 23 बटे 21 23। ध्यान से सुनेगा, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसीजन को, ये कैनाइन को, ये प्री मोलर को और ये मोलर को। क्या तुमको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इंसीजन्स हैं, ये कैनाइंस हैं, ये प्री मोलर है और ये मोलर है। यानी कि हाफ साइड में अपर साइड, हाफ साइड में अपर साइड में इंसीजर कितने? 2। लोअर साइड में कितने? 2। नहीं आई बात समझ में? तो हाफ जॉ में टोटल इंसीजन कितने? 4 भैया। फिर आपके हाफ साइड में अपर साइड में कैनाइन कितना? 1। लोअर साइड में 1। तो बेटा इसे क्या कहेंगे? 2 कैनाइंस। प्री मोलर कितने? 2 2 4 और मोलर कितने? 6। तो बेटा 4 2 6, 6 4 10 और 10 सर 4 2 6, 6 4 10 और 10 6 16। यानी कि हमारे हाफ जॉ अपर और लोअर मिलाकर टीथ कितने? 16। तो अगर इधर 16 तो दूसरी तरफ तो इंटू कर दो 2। कितना हो गया? तो बोलते हैं मारेंगे थप्पड़ टूट जाएगी 32। तो भैया एडल्ट ह्यूमन में टीथ कितने? 32। नहीं आया? नहीं आया? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। डेंटल फार्मूला का ये एडवांटेज है कि अगर आपको किसी का डेंटल फार्मूला पता है तो आप ये पता कर सकते हो उसमें इंसीजन कितने, उसमें कैनाइन कितने, उसमें प्रीमोलर कितने, उसमें मोलर कितने। बताओ, हरिओम बताएगा, बताओ भैया कि तुम्हारे एडल्ट ह्यूमन के पास इंसीजन कितने टोटल? बेवकूफ 8। कितना है? 8। क्योंकि 4 तो हाफ साइड में है ना। नहीं आई बात समझ में? बताओ कितने हैं कैनाइन, कितने हैं प्रीमोलर, कितने हैं मोलर? अब इसको जोड़ लो। 8 4 12, 12 8 और 20 12। बताओ, चाहे ऐसे निकाल ले और चाहे ऐसे निकाल ले। समझो कि नहीं समझो? समझ में आवा कि नहीं आवा? बोला बच्चा? हाँ, यही वैसे ही पता करना है। डेंटल फार्मूला का ये एडवांटेज है कि हमें किसी भी जानवर का डेंटल फार्मूला पता है, हम पता कर सकते हैं उसके इंसीजन कितने, उसमें कैनाइन कितने, उसमें प्रीमोलर कितने, उसमें मोलर कितने। ये डेंटल फार्मूला किसका है? एडल्ट ह्यूमन का, यानी तुम्हारे पापा का, हरिओम तिवारी का, तुम्हारी मम्मी का। तुम्हारा नहीं है ये, तुम एडल्ट नहीं हो अभी। हाँ, बता रहे ना अभी। तुम्हारी बुक में दिया है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। अब देखो, मैंने तुमको सीट दी है, एक दी है सीट, उनमें से कोई बची कि नहीं बची? सबको मिल गई? हाँ, बच गई तो रख देना। देखो मेरी बात, अब देखो उसमें, देखो पेज नंबर 3 पे हमने वहां पर दे रखा है चाइल्ड का डेंटल फार्मूला। मिला कि नहीं मिला? चाइल्ड का डेंटल फार्मूला कितना है? 2102 अपॉन 2102। यानी तुम्हारे बचपने का डेंटल फार्मूला है। ईच हाफ अपर जॉ अपॉन ईच हाफ लोअर जॉ। लेकिन इतना समझ लो, डेंटल फार्मूला में पहली लाइन किसे बताती? इंसीजन, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दिखा कि नहीं दिखा? अब इधर आओ, तेज प्रकाश। इंसीजन सुनियो जरा प्यार से, मोहब्बत के साथ। इंसीजन तुम्हारे बचपने में तुम्हारे पास कितने थे? 2 2 4। हाफ साइड में कितने थे? 4। ठीक है। कैनाइन कितना था? 2। प्रीमोलर 0, मोलर। दिखा कि नहीं दिखा? तो ईच हाफ हो गया ये, अपर और लोअर जोड़ के। तो 4 और 2 और 6 और 4 10, केवल बस 10। ठीक। तो हाफ साइड में 20, तो इंटू 2 कितना हो गया?
यानी बचपने में बच्चों में चाइल्डहुड में कितना दांत होता है। तो किसी बच्चे को बोलना तो ये मत कहना मारेंगे थप्पड़ तो टूटेगा 32। कितना बोलोगे? 20। कितना बोलोगे? अब अगर हम पूछे तुमसे, मेरे बच्चों बताओ मेरे बच्चों कि तुम्हारे बच्चे में कितना होगा टोटल इंसीजन, कितना कैनाइन, कितना प्रीमोलर? 0। और भैया कितना मोलर? तो कितना हो गया? 8 4 12 और 12 और 8। बोलो हाँ या ना? नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आ रहा होगा कुछ, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो समझ में आ रहा दिमाग में रखना, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मैंने बताया तुमको एडल्ट का डेंटल फार्मूला, अब बताया तुम्हारे बचपन का, तुम्हारा नहीं बताया। देखो लिखा 17 साल का, नहीं मिला? मिला। जब 17 ईयर ओल्ड होता है, कितने ईयर ओल्ड? 17 ईयर जो ओल्ड है ह्यूमन बेबी, उसका कितना है? 21 22 बटे 21 22। बोलो मिला कि नहीं मिला? 21 22 बटे 21 22। ये किसका है? 17 ईयर ओल्ड का। किसका है? 17 ईयर ओल्ड का कितना है? 21 22 बटे 21। 21 22 बटे 21। 21 22 बटे 21। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? बोल मेरे भाई। अभी सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। अंसोल इधर देखो। इंसीजन, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है भाई? इधर देखो, अब तुम्हारे दांत गिनते हैं। इंसीजन कितने? 4। कैनाइन कितने? 2। प्रीमोलर, मोलर मिला कि नहीं मिला? 4 2 6, 6 4 10 4। तो हाफ साइड में 14 इंटू 2। कितने? तो तुम्हारे पास कितने हैं? 28। ऐसे जोड़ लो। अगर हाफ साइड में 4 तो टोटल कितने? 8। ये कितने? 4। ये कितने? और ये कितने? तो कितना हो गया? आया या नहीं आया? अरे हाँ ना बोल भाई। पक्का है? डन है? अब सुनो। हे शुक्ला, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एडल्ट में बताओ इंसीजन टोटल कितने हैं? बताओ बच्चे में कितने? बताओ तुम्हारे पास कितने? यानी इंसीजन बच्चे में भी 8, चाइल्डहुड में भी 8, टीन एज में भी 8, एडल्ट में भी 8। यानी कि इंसीजन लाइफ में कितनी बार निकलते हैं? बेवकूफ। और उनकी संख्या वेरी। बोलो हाँ या ना? दिखा कि नहीं दिखा? अभी देखना भैया, अभी देखना बेटा, बेवजह नहीं लिखा है। इधर देखो। अब देखो कैनाइन, बताओ एडल्ट में कितने? भैया बताओ बच्चों के पास, बताओ तुम्हारे पास। यानी कैनाइंस भी उतने ही हैं और ये भी 2 बार निकलते हैं। नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई? अभी इधर देखो, अभी इधर देखो, अभी इधर देखो, अभी इधर देखो। एडल्ट्स में प्रीमोलर कितने? कितने? टोटल 8। अब देखो भैया, बच्चों में प्रीमोलर 0 है, याद रखना भाई, 0 है। और तुम्हारे पास कितने? 8। तुम्हारे पास कितने? यानी कि ये प्रीमोलर में कुछ घपला लग गया। अब प्रीमोलर देखना, फिर से देखना, फिर से प्रीमोलर देखना, प्रीमोलर फिर से देखना मेरे भाई। ये देखो प्रीमोलर एडल्ट में, भैया बच्चों में एब्सेंट, तुम्हारे पास पाए गए 8। इसका मतलब बचपने में प्रीमोलर नहीं होता। इसका मतलब बचपने में नहीं होता, यानी कि जवानी शुरू होती तब निकलते हैं, टीन एज में। यानी ये लाइफ में एक बार निकलते हैं। यानी कि हमारा हर एक दांत डाइफायोडोंट नहीं है। हमारे कौन से दांत हैं जो केवल लाइफ में एक बार निकलते हैं?
प्रीमोलर। तो ये मोनोफायोडोंट हैं। मोनो का मतलब एक बार। ऐसे टीथ जो लाइफ में एक बार निकले वो मोनोफायोडोंट हैं। और वो कौन से टीथ हैं? अभी निष्कर्ष पे मत आइए, अभी निष्कर्ष पे मत आइए, अभी थोड़ा और इधर देखिए, इधर आइए। एडल्ट में अंशुल, एडल्ट में मोलर कितना? बच्चों में, तुम में, बच्चों में भी मोलर 8, टीन एज में भी 8, लेकिन एडल्ट में 12। संख्या चेंज हो रही है। सर मोलर होते हैं 3 टाइप के, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर डाइफायोडोंट है। फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर, लेकिन जो थर्ड मोलर है वो केवल निकलता है एडल्ट में, ना निकलता बचपने में, ना निकलता है तुम्हारी यवनावस्था टीन एज में। और इस वजह से थर्ड मोलर इज ऑल्सो ए मोनोफायोडोंट। तो अब कोई तुमसे पूछे बताओ कौन से टीथ हैं जो हैं मोनोफायोडोंट इन योर बॉडी? प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। क्या मैं आपको समझा पाया? सर ये क्वेश्चन आया यहां से, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बताया मैंने, ये क्वेश्चन नीट में आया। विच टीथ इज द फिश टीथ, जो टीथ यहां पर आपका मोनोफायोडोंट है। अब मुझे ये समझाना है तो मुझे डेंटल फार्मूला आपको बताने पड़ेंगे तीनों। नहीं आई बात समझ में? आई या नहीं आई? तो भैया जी ध्यान से मेरी बात सुनेगा। आपके कौन से टीथ हैं जो आपके मोनोफायोडोंट हैं? प्रीमोलर, और उन्हीं को कहते हैं अकल की दाढ़। कौन पूछ रहा था? नहीं, अभी बोला था ना कोई, अकल की दाढ़ क्या है, ठीक है ना? हाँ, तो यही है अकल की दाढ़। ये एक बार निकलती है और भैया वही तुम्हारी अभी निकली नहीं, वो निकल आएगी। तो वो जब निकल आएगी तो अकल आ जाएगी। अभी तुम में नहीं आई है। अरे अकल नहीं आई अभी। देखो कोई बात नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना बोल भाई, समझ में आई? इतनी सी बात है तुम्हारी, इतनी सी बात है तुम्हारी यहां पर जो बताई गई है, जो इतनी सी बात है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है तुम्हारा DTH। क्या बताया गया? DTH। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो भैया हमारी जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है सर? ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी का दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। और बेटा बक्कल कैविटी बताओ एंटीरियर साइड में माउथ के बाद होती है कि नहीं होती है? बेटा ध्यान से सुनेगा। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं तो इसमें एंटीरियर ओपनिंग क्या होता है? माउथ। पोस्टीरियर ओपनिंग क्या होता है? एनस। बेटा माउथ जो है वो किसमें खुलता है? बक्कल कैविटी में। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरी बात। कह रहा ओरल कैविटी हैज द नंबर ऑफ टीथ एंड द मसल्स, मस्कुलर टंग। इसमें टीथ होता है और क्या होता है? टंग होता है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इनटू द सॉकेट। और ऐसे टीथ जो सॉकेट में होते हैं उसे हम अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? थीकोडॉन कंडीशन। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग फॉर्म द 2 सेट्स ऑफ टीथ। उनकी लाइफ में कितने टाइप के टीथ निकलते हैं? 2 टाइप के टीथ निकलते हैं। एक टीथ निकलता है जिसे हम कहते हैं बेटा क्या? जिसे हम लोग कहते हैं टेम्परेरी टीथ, या इसे कहते हैं डेसिडुअस टीथ। और उन्हें रिप्लेस कौन करता है? परमानेंट टीथ, जिसे हम कहते हैं एडल्ट टीथ। बोलो हाँ या ना सर? यहां पर कह रहा है सर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइथीकोडॉन। इन एडल्ट ह्यूमन अगर हम बात करें, इन एडल्ट ह्यूमन, ध्यान से सुनेगा, इन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। कितने परमानेंट टीथ हैं सर? 32 परमानेंट टीथ हैं। विच आर द 4 डिफरेंट टाइप। इसमें कितने टाइप हैं? 4 टाइप हैं। कौन कौन सा है? इंसीजन, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई से। कैनाइन को कैपिटल C से, प्रीमोलर को कैपिटल PM से, मोलर को कैपिटल M से।
कह रहा अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ इन द ऑर्डर दैट इज ICPM रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेड एज द डेंटल फार्मूला इन द ह्यूमन बीइंग। एडल्ट का डेंटल फार्मूला 21-23/21-23। एंड द हार्ड जो आपके जो टीथ हैं सर, आपको पता है कभी धोखे से अगर तुम्हारे टीथ के नीचे तुम्हारी उंगली आ जाए खाते खाते, खाना खाते खाते अगर कभी धोखे से तुम्हारी उंगली आई है कि नहीं आई है? आई है। तो ऐसा लगा बस जान निकल गई, नहीं ऐसे खाना खा रहे बहुत चाव से खा रहे एकदम से उंगली आ जाए, नहीं उंगली नहीं आई होगी, है ना सर। ये जो टीथ है ना ग्राइंडिंग करने के लिए ऐसा कोई डाटा नहीं है, है ना। एक बार मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया तो बोला कितना, हमको पता ही नहीं था भाई। उन्होंने बताया कि भैया 100 kg का वेट लगता है। कितना लगता है? 100 kg, मतलब 100 किलो का बोरी तुम्हारे ऊपर डाल दें, इतना फोर्स लगाती है तुम्हारी बक्सीनेटर मसल किसको? ग्राइंडिंग कराने में, तभी तो वो चर्निंग हो पाती है। 100 लीटर नहीं, 100 किलो का 100 किलो का बोरी तुम्हारे ऊपर डाले, उतना फोर्स ये टीथ ग्राइंड करने में लगाते हैं। टीथ के ऊपर ये जो सरफेस है ये हार्डेस्ट कवरिंग है, ये बनी होती है एनामेल की। किसकी बनी होती है? एनामेल। बेटा एनामेल देखो, मेड अप ऑफ एनामेल। और ये हेल्प किस में करते हैं सर? ये हेल्प करते हैं च्युइंग में। हमारी जो च्युइंग सरफेस होती है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में मदद करती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो टीथ के ऊपर की जो कवरिंग है वो हार्डेस्ट एक कवरिंग है जिसका नाम है क्या? एनामेल, मेड अप ऑफ एनामेल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना बोल भाई। बताओ आपकी बक्कल कैविटी में ध्यान से सुनेगा, आपकी बक्कल कैविटी में यहां पर जो बताया गया है, क्या बताया गया है? आपकी बक्कल कैविटी में एक नाम बताया गया जिसका नाम है क्या सर? एनामेल। ये किसके ऊपर पाया जाता है? टीथ के ऊपर। तो बताओ बक्कल कैविटी में आपको DTS दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा भैया। तो भैया एलिमेंट्री कनाल में सबसे पहले क्या आया? माउथ के बाद बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी ध्यान से सुनेगा। अच्छा आप अपनी सीट में देखो, अगर आप अपनी सीट में देखो तो वहां पर मैंने कुछ और आपके डेंटल फार्मूला दे रखे हैं। एक आपका रैबिट का दे रखा है, ये पूछा गया है बैक ईयर्स में, है ना। यहां पर इसका दिया गया 20-33/10-23। मिला कि नहीं मिला? यानी कि रैबिट में कौन सा टीथ नहीं पाया जाता? कैनाइन। और बेटा कैनाइन की उसकी जगह छूटी होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग पता क्या? डायस्टमा। क्या बोलते हैं? डायस्टमा। ठीक है भैया। क्योंकि अब उसके पास कैनाइन क्यों नहीं है? क्योंकि उसे चीड़ फाड़ तो करनी नहीं है। बेटा देखो ना, जिसे डेविल नहीं राक्षस बनना होता है तो वो जबड़ा लगाता है तो उसमें देखो आगे की तरफ दांत निकल आते हैं, तो यही कैनाइंस होते हैं। तो भैया रैबिट हमारा राक्षस थोड़ा ना है, वो चीड़ फाड़ नहीं करता, वो बेचारा घास खाता है, तो उसे कैनाइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने कुकुर को भौंकते हुए देखो, कभी एकदम जब पगला जाता है एकदम 2 निकाल लेता है और देख के ही डर लग जाता है। शेर वेर को डिस्कवरी में देखना, है ना, दोनों टीथ ऊपर नीचे वाले बाहर निकल, वो किसके लिए होते हैं? चीड़ने फाड़ने के लिए। ये कैनाइंस चीड़ते फाड़ते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं उनके पास से बेसिकली पाए जाते हैं। तो रैबिट के पास से कैनाइंस नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखो दिया है रैट का 1003/1003। देखो दिया है कि नहीं दिया? बेटा रैट में जो आपके इंसिजन्स हैं वो लगातार बढ़ते ही रहते हैं, इसी वजह से वो कोई भी चीज मिले तो उसे कुतरता रहता है। नहीं समझे? क्योंकि इसके वो टीथ लगातार क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। नहीं आए समझ में? और ये अब तुमको सर रैट का क्यों बता रहे हो? आउट ऑफ NCERT सर, AIPVT 2016 में पूछा गया ये, ठीक है ना सर। तो उसमें रैट का डेंटल फार्मूला क्या था? 1003/1003। इसके बाद बेटा यहां पर देखो पिग और हॉर्स का मैंने बताया है, और पिग और हॉर्स का इसलिए बता दिया ताकि तुम ये समझ लो ये दुनिया में वो मैमल्स हैं जिनके पास मैक्सिमम टीथ हैं। मैक्सिमम टीथ किसके पास है? पिग और हॉर्स के पास। कितने होते हैं? 44। चाहो तो काउंट कर सकते हो। देखो 41, 31, 43, है ना, यही है ना। 31, 43 कितना है सर? 31, 43 कितना है सर? 31, 31, 43, 31, 43। बेटा ये क्या हो गए? इंसीजन, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसीजन्स हो गए 6, कैनाइंस 2, प्रीमोलर 8 और मोलर 6। बोलो हाँ या ना? अब ये हो गए 12, ये हो गए 4, ये हो गए 16, ये हो गए 12। यार इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। अरे डबल करोगे ना इनको जोड़।
अब ये इसको डबल कर लो या इसको जोड़ लो, कितना आया बताओ? अरे जोड़ो यार, 6 2 8, 8 8 16 और 16 6 और 22 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया? अभी आया कि नहीं आया? बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई? तो रैबिट का याद कर लीजिए, रैट का याद कर लीजिए, और याद करिए या ना याद करिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन रैबिट, रैट और ह्यूमन का याद कर लीजिए, ठीक है सर। पूछा गया है, फिर आपकी मर्जी। इंसान का तो जरूर याद रखिए, इंसान ह्यूमन का एडल्ट का कितना है? 21 23 बटे 21 23। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद यहां पर कह रहा है सर, बक्कल कैविटी में टीथ के अलावा एक पाया जाता है मस्कुलर ऑर्गन। क्या पाया जाता है? मस्कुलर, फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है मस्कुलर ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। और ये इस टंग के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इन्हें हम पैपिली कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पैपिली। बेटा पैपिली वो रीजन है जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। पैपिलीज क्या बढ़ाती हैं? सरफेस एरिया। और इन्हीं पैपिलीज के ऊपर पाई जाती हैं तुम्हारी टेस्ट बड्स। क्या पाई जाती हैं? टेस्ट बड। सुनो मेरी बात सुनो, कभी तुम क्या करो, ठंडी दाल खाओ, ठंडी, और फिर एक काम करो, दाल को गर्म करो, अब उसमें 2 चम्मच घी डालो और फिर खाओ, हाँ? और फिर कहीं मम्मी गरम गरम रोटी भी दे रही हो घी में डूबी हुई, हाँ? फिर तो अमृत हो जाए। नहीं, जैसे कभी आप बढ़िया से होटल में, किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाओ, तो पहले वो स्टार्टर देते हैं, सूप देते हैं। हाँ अच्छा, दीदी गई हैं तो वो सूप देते हैं। सूप किस लिए देते हैं? क्योंकि उनको तुम्हारे पर भरोसा नहीं है कि तुम मंजन करके आए होगे। वो सूप इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारी टंग के ऊपर का जो टेस्ट बर्ड है पैपिली के ऊपर, वो खुल जाए, ताकि जब वो खुल जाएंगे तभी खाना खाने में स्वाद आएगा, तभी तुम्हें वाह मजा आ गई। अब पता है तो तुम 10 दिन से मंजन ही नहीं करे और खाना खा लिया, उसके बाद उसको गरिया रहे हो, बोले यार बेकार खाना बनाया तुमने, है कि नहीं? तो पहले वो अपना जुगाड़ कर लेते हैं, वो तुम पे भरोसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, बोले भाई पहले इसको 2 चम्मच सूप पिला दो, स्टार्टर के नाम पर, बोले स्टार्टर है ये, है ना भैया? 2 चम्मच सूप पिएगा, गरम गरम पड़ेगा, गंदगी हटेगी, टेस्ट बर्ड खुलेंगी, तो बढ़िया से स्वाद महसूस होगा। नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? तो पैपिलीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, और बेटा इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं? टेस्ट बर्ड्स। क्या पाई जाती हैं? स्वाद की ग्रंथियां। किसी ग्रंथियां पाई जाती हैं? स्वाद की ग्रंथियां। और ये पैपिलीज जो होती हैं वो 4 टाइप की हैं। एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया। आप अपनी सीट में देखो बेटा, आप अपनी सीट में अगर देखोगे पेज नंबर 4, तो मैंने वहां पर देखो 3 पैपिलीज के नाम दिए, ठीक है ना? पेज नंबर 4 में देखो बेवकूफ, सबसे ऊपर एक देखो लिखी है तुम्हारी फ्यूजीफॉर्म, एक दिखी है फिलीफॉर्म, और एक दिखी है सर्कमवेलेंट। मिला कि नहीं मिला भैया? ये केवल इसलिए बता दिया कि आपको दिमाग में नाम रहे कि हाँ ये पैपिलीज होती हैं, ठीक है सर? इन पैपिलीज का काम क्या होता है? इनके ऊपर पाई जाती हैं टेस्ट बर्ड्स। इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं? इन पैपिलीज के ऊपर क्या पाई जाती हैं? बोलो क्या पाई जाती हैं? और हमारी जो टंग होती है उसका शेप कैसा होता है? वी शेप। टंग का शेप कैसा होता है? बोलो भैया, वी शेप। अच्छा बताओ, कभी मम्मी ने तुमको खाना टेस्ट करने को दिया है कि देखो बिटिया थोड़ा चीनी देखो कैसा है? तो जब चीनी देखते हो तो तुम जबान पे किस पोर्शन पे रखते हो उसे? आगे, टिप पे, है ना? उसके मुंह में पानी आ गया है, मुझे लगता है रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है भैया। तो हमारा जो टंग का जो टर्मिनल पार्ट होता है, यहां पे स्वीट यानी कि मीठा महसूस करने वाली क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं। टेस्ट बर्ड्स कहां होती हैं बेटा? टर्मिनल पार्ट पे। हमारी जो टंग है सर, हमारी जो टंग है बेटा, टंग हमारी कैसी है सर? हमारी वी शेप की। कैसी है बेटा? वी शेप की। यहां पर हमारा ये जो टर्मिनल पार्ट होता है, ये यहां पर क्या बताता है? स्वीट टेस्ट को। किसे बताता है? और अगर तुम्हें नमक का पानी, दाल में नमक देखना है, मम्मी ने कहा लो बिटिया थोड़ा टेस्ट करो, क्योंकि हमें कोई घर में होता है जो खाना बनाता है वो टेस्ट नहीं कर सकता, नहीं तो पड़ोसी का भाई तुम थोड़ा टेस्ट करके दो, नमक सही है कि नहीं सही है ना? तो नमक टेस्ट करना है तो जवान पे कहां रखोगे? पी लेती हो, पागल हो। टंग के बीच में, टंग के सेंटर में रखो। तो यहां पर आपकी कौन सी होती है? साल्ट की। किसकी होती है बेटा? साल्ट। जो साल्ट वाली होती है वो कहां पे होती है? बीच में।
बोलो आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल भाई। हाँ, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान से सुनेगा, इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान से सुनेगा, इसके बाद मेरी अगर बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें, एक तो मीठा हो गया, एक हो गया साल्ट, नमकीन। अब अगर खट्टे की बात करें, किसकी बात करें? किसकी बात करें? खट्टा। खट्टा जानते हो? अच्छा, सोर कहते हैं। अच्छा, तो वो बताता है आपकी टंग का साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये किसे बताएगा बेटा? सोर। किसे बताएगा? सोर को बताएगा। किसको बताएगा बेटा? स्वीट किसके बताता है? टर्मिनल। बीच वाला क्या बताता है? साल्ट। टर्मिनल वाला क्या बताता है? बोलो भाई। और अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर यहां पर कह रहा है तीखा, क्या कह रहा है? तीखा। तीखा जानते हो क्या कहते हैं? बिटर। तो वो टंग का सबसे लास्ट वाला पार्ट, ये बताता है बिटर। ये क्या बताता है बेटा? बिटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना बोल भाई। डन है भैया? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं? इजाजत है मालिक? तो टंग में, ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने मीठा बोल दिया। हाँ, तो बिटर मीन्स होता क्या है? तो कड़वा और तीखा क्या होता है? चलो ठीक है यार, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वो कंबाइंड इफेक्ट होता है। हाँ, वो सेंसेशन कंबाइंड होता है। ठीक, तो चलो, बिटर हो गया, साल्ट हो गया, सोर हो गया और स्वीट हो गया। ठीक है बेटा, ये कहां पाए जाते हैं? पेपली पे पाए जाते हैं हमारे टेस्ट बर्ड। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है सर? अच्छा सुनो, एक काम करेंगे अभी 7 दिनों में एक काम करेंगे। देखो, तुम्हारा मिनरल न्यूट्रिशन मैं पढ़ाऊंगा, मैं मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 3 लेक्चर जो हैं, ये 3 लेक्चर मैं कराऊंगा 1 शॉट में। ठीक, ठीक है, हाँ 1 शॉट में 1। ठीक, ठीक है, तो वो करा देंगे हम 4 से 6 में। ठीक है, और ये प्रॉपर ऐसे चलेगा। ठीक है सनी? ठीक है, तो मत करो यार, हमने बता दिया, बस करना चाहो करो, नहीं करना मत करो। ठीक है, मैंने बता दिया कि मैं वो करा दूंगा। ठीक है, डन। चलो, ऑनलाइन वाले भी सुन लो, कुछ लोगों ने बोला है तो मैं करा दूंगा। अगला एक बार में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग मैं पढ़ाऊंगा इस बैच में, ऐसा नहीं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि एक बार में मैं उससे करा दूंगा। ठीक है, आई बात सुन में? आज नहीं कराएंगे, करा देंगे। ठीक है, चलो जाइए, थैंक यू सो मच।